हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, आज हम यूनिट 4 का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश की मिट्टी, कृषि और पशुपालन को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है, हमने यूनिट 4 के लगभग 90% टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारा केवल यूनिट 4 का एकमात्र टॉपिक बचता है मध्य प्रदेश की जनगणना। उसे भी हम बहुत जल्दी क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं इसके अगले लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की मृदा, साथ साथ कृषि और पशुपालन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक ना एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की मृदा की। तो मृदा की बात करते हैं तो कि सर मृदा क्या होती है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपर होती है चट्टानें, ठीक है। तो जो क्रस्ट वाला पार्ट है, उसका जो हार्ड वाला पार्ट होता है, यानी जो कठोर पार्ट होता है, उसे तो हम क्या बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। और जो नरम वाला पार्ट होता है, मुलायम सा, उसे हम क्या बोल सकते हैं, मृदा बोल सकते हैं। यानी क्रस्ट की सतह पर फैली हुई मुलायम सी जो चीज़ होती है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मृदा बोल रहे हैं। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, बारीक कार्बनिक पदार्थ। तो आप इतना मत समझिए, अभी केवल नॉर्मल डेफिनेशन याद रखिए कि कुछ भी जो भी सरल सा बना हुआ है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, जो मुलायम सा है उसे मिट्टी बोल रहे हैं। अब भारतीय भूमि तथा मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मृदा को कितने 5 भागों में बांटा हुआ है। 5 भाग कौन कौन से? पहली है काली मृदा यानी काली मिट्टी, दूसरी है लाल पीली मिट्टी, तीसरी है जलोढ़ मिट्टी, चौथी है लेटेराइट मिट्टी तथा 5वीं है मिश्रित मिट्टी। यहाँ से हमारे एग्जाम में हमें मेनली प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ऐसा पूछते हैं, काली मृदा से कौन सी फसल उत्पादित की जा सकती है, यानी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है। उसके साथ साथ कभी ये पूछ लेता है कि काली मृदा मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भागों पे फैली हुई है। तो यही कुछ छोटे मोटे प्रश्न हैं जो हमें देखने को मिलते हैं मृदा से। मृदा मेनली क्या है ना कि मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मेंस में अधिकतर प्रश्न आते हैं। प्री में आसान आता है, आप आसानी से बना देंगे, एक बार कभी पढ़ लेंगे तो आप इसमें कंटिन्यू बने रहिए। अब देखिए, हम आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की मृदा सर हमें एक बार बताइए कहाँ पर किस प्रकार की फैली हुई है। देखिए, जब हम मालवा के पठार और पश्चिमी निमाड़ की हम बात करते हैं, ठीक है, यानी पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं, तो हमें मध्य प्रदेश में मेनली कैसी मृदा देखने को मिलती है, काली मृदा देखने को मिलती है। ठीक, आगे हम बताएंगे कहाँ कहाँ पर फैली हुई है मेनली। फिर जब आप ऊपर वाले क्षेत्र में जाओगे मध्य भारत के पठार में, तो आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। फिर आप इधर कहाँ पर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आएंगे तो बुंदेलखंड में आपको मिश्रित मृदा देखने को मिलेगी। कौन सी मृदा देखने को मिलेगी? मिश्रित मृदा देखने को मिलेगी। फिर जब आप इधर बघेलखंड वाले क्षेत्र में आओगे पूर्वी मध्य प्रदेश में, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आपको लाल पीली मृदा देखने को मिलने वाली है। फिर इधर बालाघाट और छिंदवाड़ा वाले थोड़े से क्षेत्र में हमें लेटेराइट मृदा देखने को मिलती है। तो इसी का वर्गीकरण हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं काली मृदा के बारे में। आपने मैप में देख लिया कहाँ पर स्थित है। अब हम काली मृदा की बात करते हैं। देखिए, काली मृदा की जब हम बात करते हैं तो काली मृदा को मेनली हम मध्य प्रदेश में कितने 3 भागों में तोड़ के पढ़ते हैं। तो देखिए, मैप में एक बार समझ लीजिए। हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो साधारण काली मिट्टी है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी? मालवा के पठार में देखने को मिलेगी मुख्य रूप से। जब हम बात करेंगे गहरी काली मिट्टी की, तो यहाँ पर हमें कैसी देखने को मिलेगी? जो नर्मदा घाटी है हमारी, नर्मदा घाटी में हमें गहरी काली मिट्टी देखने को मिलेगी। फिर छिछली काली मिट्टी हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी? सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत हमें देखने को मिलने वाली है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले साधारण, मालवा के लोग साधारण है, ऐसे याद रख लेना। अब बीच में क्या है? नर्मदा। नर्मदा क्या होती है? बार बार नई मिट्टी बिछाती है अपने पानी के साथ लाके, तो उससे याद रख लीजिएगा गहरी काली मृदा हमें नर्मदा घाटी में देखने को मिलती है। छिछली काली हमें कहाँ पर मिलती है? पश्चिमी सतपुड़ा वाले क्षेत्र में हमें छिछली काली मृदा देखने को मिलती है। अब देखिए, हम काली मिट्टी की बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार की यह मिट्टी है, साथ साथ इसका प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय है कि अम्लीय है। तो देखिए, काली मिट्टी की जब हम बात करते हैं, देखिए जब अपन ने चट्टान पढ़ी थी मध्य प्रदेश की, तो मैं आपको बताता हूँ। जब हमने चट्टान पढ़ी थी मध्य प्रदेश की, तो मैंने आपको बताया था ये वाला जो क्षेत्र था, पश्चिम वाला क्षेत्र डेक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना था कि सर आपने ऐसी कहानी बताई थी कि एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी पे वापस लावा फूटता है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के साथ जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसमें आके ये फैल जाता है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आपने बताया था कि डेक्कन ट्रेप की चट्टानें आपको मिलती है। तो इन्हीं डेक्कन ट्रेप की चट्टान होगी।
पानी गिरा होगा, बार बार मौसम परिवर्तित हुआ होगा, तो क्या हुआ होगा कि चट्टान क्या होने लगी होगी, धीरे धीरे मुलायम होने लगी होगी और टूट के क्या बारीक बारीक कणों में बनने लगी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुलायम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो मुलायम कर्ण में जब ये परिवर्तित हुई, अब मैंने डेक्कन ट्रेप की आपको क्या कहानी बताई थी कि क्या होता है, लावा काले कलर का होता है। तो जब काले कलर का लावा जब फूटा होगा, कणों में बना होगा, तो किस प्रकार की मृदा बनी होगी, काले कलर की मृदा बनी होगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, काले कलर की मृदा है। तो इसका निर्माण वही लिखा है कि किसके होता है, डेक्कन ट्रेप की जो अग्नि क्रम की चट्टानें होती है उसके टूट फूट से होता है। मैंने आपको बताया था कि लावा जो फैलता है और पहली बार जो चट्टान बनती है उसे आग्नेय क्रम की चट्टानें बोलते हैं, यानी आग से निर्मित चट्टानें। ये बात भी मैंने आपको बताई थी पुराने लेक्चर में। कभी आपने पुराना लेक्चर अच्छे से नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। फिर देखिए, इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, रेगुर और कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। MPPSC पूछ चुका है कि काली मृदा का अन्य नाम क्या है, तो उन्होंने ऑप्शन दिया था क्या, रेगुर मृदा। अब इसे कपासी मृदा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह मृदा क्या कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। जैसा आपको पता है कि मध्य प्रदेश के निमाड़ वाले क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है, कपास का उत्पादन देखने को मिलता है, इसलिए कहते हैं इसे कपासी मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के लगभग 47% भाग पे क्या है, ये फैली हुई है, जिसमें हम बात करते हैं कि साधारण काली मृदा है वो लगभग मध्य प्रदेश के कितने 37% भागों पे क्या है, फैली हुई है। फिर हम बात करते हैं कि सर इसका जो काला रंग है वो कैसे आया, काले रंग की और बात बता जी। तो काले रंग की हम बात करते हैं तो क्या होता है कि इसमें लोहे और चूने की क्या है, अधिकता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो जितनी पुरानी चट्टान होगी उसमें उतना क्या होगा, मेटेलिक खनिज मिलेगा, ये अपन ने बात की थी। तो मेटेलिक खनिज का एक लोहा है, तो लोहे की अधिकता का कारण ही इसका रंग कैसा है, काला होता है। हर फसल के लिए उपयुक्त है। इसकी प्रकृति की हम बात करते हैं तो क्षारीय प्रकार की यानी बेसिक नेचर होता है इसका pH 7.5 से लेके 8.5 तक होता है। फसल की बात करेंगे तो सोयाबीन, कपास, गेहूं, आप इसमें पत्थर भी लगाएंगे तो हो जाएगा, हंसने की बात है, पर मैं आपसे कहना चाहूँगा इसमें आप कुछ भी बोएंगे आपको सब मिलेगा। गेहूँ, सोयाबीन, हर चीज़, हर प्रकार की फसल क्या होती है हमारे यहाँ काली मृदा में हो जाती है। अब हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। तो जलोढ़ मृदा का जब हमने मैप देखा था तो जलोढ़ मृदा हमें कहाँ पर देखने को मिली थी, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिली थी। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में हमें क्या मिलती है, जलोढ़ मृदा मिलती है। अब इसके निर्माण की बात करते हैं कि सर इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, यहाँ से सिंध नदी जाती है, यहाँ से चंबल नदी जाती है, यहाँ से बेतवा नदी जाती है, यहाँ से पार्वती नदी जाती है, तो और यहाँ से गंगा यमुना नदी आती है। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप यानी कण, जैसे पत्थर, कंकर, मिट्टी, ये सब क्या होती है, एक नदी बहा के लेके आती है। तो उसी नदी के निक्षेप क्या हुए, ये मध्य भारत के पठार में क्या हो गए, फैल गए और जम गए। इसके जमा के कारण ही मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जलोढ़ मृदा का विकास हुआ, यानी निर्माण किससे हुआ है, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के कारण क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। अब देखिए, यही लिखा हुआ है, इसे दोमट मिट्टी और कछरी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के लगभग 10% भाग पे ये क्या है, मिट्टी फैली हुई है। 8 से लेकर 10% आप याद रख लेगा, 8 से लेकर 10% भाग पे यह फैली हुई है। इसकी फसल की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से सरसों की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसीलिए मध्य भारत के पठार को क्या बोलते हैं, सरसों का पठार भी कहा जाता है। अब आगे आइए, आगे हम बात करते हैं तो तीसरी मिट्टी है मिश्रित मिट्टी। इसका क्षेत्र हमें मेनली कहाँ पर देखने को मिलता है, इसका क्षेत्र हमें मेनली बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब इसके निर्माण की बात करेंगे कि सर ये मिश्रित मृदा बनी कैसे है, तो देखिए यहाँ पर है लाल पीली मृदा, आपको ही पता है, और यहाँ पर हमें मिलती है काली मृदा। ठीक है, और यहाँ पे हमने पढ़ी थी मेनली कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। चट्टान में हमने क्लियर किया था इसे। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूट फूट से ही क्या हुई है, मिश्रित मृदा का निर्माण हुआ है। तो इसमें क्या होगी, काली कलर की मृदा भी होगी, साथ साथ लाल पीली मृदा भी इसमें हमें देखने को मिलने वाली है। यह है मध्य प्रदेश के लगभग 10% भाग पर फैली हुई है। इसमें हम अनाज की बात करेंगे तो मिश्रित मृदा से हमें मोटे अनाज क्या होते हैं, आराम से आप बो सकते हैं, उपयुक्त है। मोटे अनाज में जैसे बाजरा आता है, फिर आपका जौ आता है, मक्का आती है, सोयाबीन आती है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, मिश्रित मृदा के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करते हैं लाल पीली मृदा की। तो लाल पीली मृदा का निर्माण कैसे हुआ सर, लाल पीली मृदा की हम बात करते हैं तो हमें मेनली लाल पीली मृदा कहाँ पर देखने को मिलेगी,
मध्य प्रदेश के पूर्वी और बघेलखंड वाले क्षेत्र में हमें क्या लाल पीली मृदा देखने को मिलने वाली है। इसके निर्माण की बात करते हैं तो आग्नेय चट्टानों के वही टूट फूट से बनी हुई है, अपक्षय और निक्षेप से। अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखना है, इसका जो लाल रंग होता है उसमें क्या होता है, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण इसका लाल रंग होता है। और पीले की बात करते तो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसमें क्या होता है, पीला रंग होता है। यहाँ से पीएससी पूछ चुका है तो आपको दोनों को याद रखना है। मध्य प्रदेश के लगभग 30 से लेकर 35% भाग पे क्या फैली हुई है, लाल पीली मृदा फैली हुई है। इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय प्रकृति है। फिर हम बात करेंगे कौन कौन सी फसल होती है, तो बघेलखंड के पठार में हमें मेनली चावल देखने को मिलते हैं। तो चावल, मूंगफली, ये सब फसल हमको किससे प्राप्त हो सकती है, लाल पीली मृदा से हो सकती है। फिर आप बात करते हैं लेटेलाइट मिट्टी की, तो इसका अन्य नाम क्या है, भाटा मिट्टी इसे कहा जाता है। अब क्या हुआ है कि इसका भी निर्माण कैसे हुआ है, नदियाँ जो बहाकर लाई गई निक्षेप है उनके कारण हुआ है। इसका रंग मेनली क्या होता है, लाल होता है। ये वाले क्षेत्र में आपको लेटेराइट मिट्टी मिलेगी, यानी गीली टाइप की मिट्टी होती है, फसलों के लिए उतनी उपयुक्त नहीं होती है और पानी इसमें हमेशा होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी मोटे अनाज लगते हैं जैसे बाजरा, मक्का। मध्य प्रदेश के 2.5% क्षेत्रफल पे। तो यहाँ से क्या याद आया आपको कि काली मृदा मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है और साथ साथ जो लेटेराइट मृदा है वो मध्य प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल पर फैली हुई है। ये लगभग 47% था और इसकी बात करेंगे तो लगभग 2.5 से लेकर 3% तक कौन सी लेटेराइट मृदा का हमें भाग देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मृदा अपरदन की। यहाँ से हर बार प्रश्न आता है, तो देखिए क्या होता है, ये मध्य प्रदेश का क्या उत्तरी क्षेत्र है, हमें यहीं पे अधिकतर मृदा अपरदन देखने को मिलता है। अब क्या होती है, यहाँ पर एक चंबल नदी आती है, तो चंबल नदी क्या करती है, अपना रास्ता बार बार बदलती है। ठीक है, अब ये रास्ता बदल रही है, तो अब जैसे यहाँ पर खेत है, इसका कभी रास्ता बदला तो इस खेत में क्या होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टूट जाएगी ये, यानी कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, फिर इस प्रकार की हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे खंडों का निर्माण हो रहा है, बार बार हो रहा है, यानी मिट्टी क्या है, उतनी तेज पकड़ी हुई नहीं है ज़मीन को। तो वो किसके कारण हो रहा होगा कि जैसे मान लीजिए पेड़ लगा होता है, पेड़ की जो जड़ होती है वो क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि वृक्ष बहुत कम होंगे तो वो मिट्टी क्या है कि उसने पकड़ के रखी नहीं होगी, तो उसके कारण क्या होगा, मिट्टी बार बार टूट रही होगी। तो उसकी को हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं मेनली, कि मिट्टी का जो भी धसाव होता है या पानी के कारण जो मिट्टी बह जाती है उसके कारण क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। अब देखिए सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा हो सकता है, यहाँ पर चंबल नदी का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का, तो मुरैना जिले का सर्वाधिक सीमा टच करती है, इसलिए सर्वाधिक मृदा अपरदन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, मुरैना में देखने को मिलता है। कि सर मृदा अपरदन से हम कैसे पार पा सकते हैं, इसकी बात कीजिए, तो इसका एक सबसे अच्छा उद्देश्य है वृक्षारोपण कीजिए, यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, जिसके कारण क्या हो, वो मिट्टी को पकड़ के रखेगा और उसी के कारण क्या नहीं होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या है, मध्य प्रदेश की मृदा को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में। अब देखिए आप सभी को पता है मध्य प्रदेश क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 72 से लेकर 73% तक जनसंख्या कहाँ पर रहती है, गाँवों में निवास करती है, यानी ग्रामों में निवास करती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी अधिकतर जनसंख्या किस पर डिपेंड होने वाली है, कृषि पर डिपेंड होने वाली है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं उसी की बात। तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश की लगभग 70% आबादी आज भी कृषि में लगी हुई है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जीडीपी में योगदान है लगभग 23 से लेकर 24% तक कृषि का क्या है, मध्य प्रदेश के उद्योगों में या जीडीपी में क्या है, योगदान है। अब कैसे योगदान देती है जीडीपी में, देखिए मान लीजिए हमारे यहाँ गेहूँ होता है, ठीक है, गेहूँ की बहुत सारी वैरायटी होती है और उनका उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। अब इसका क्या होता है, मेनली हम निर्यात करते हैं विदेशों में, तो विदेशों से हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ठीक है, तो उसी कारण क्या है कि हमारे जीडीपी में वो पैसा योगदान दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। अब हमारे यहाँ के उद्योग लगे होते हैं, अब उद्योग में क्या होता है, उद्योग को भी कच्चे माल की ज़रूरत होती है, तो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वो कृषि से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी में भी इसका बहुत अहम योगदान है। अब बात कर सकते हैं कि सर कृषि वर्गीकरण हमें बताइए क्या होता है।
तो कृषि का वितरण जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो उसको हम कुछ निम्न भागों में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋतुओं के आधार पर मध्य प्रदेश में कृषि का वर्गीकरण, फिर फसलों के आधार पर, फिर कृषि विभाग ने कितने आधारों पर बांटा हुआ है, जलवायु के आधार पर, जलवायु प्रदेश के आधार पर मध्य प्रदेश की कृषि कितने भागों में बटी हुई है, फिर उपयोग के आधार पर भी हम बात करने वाले हैं। देखिए, जलवायु के आधार पर 11 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो यहीं पे याद रख लीजिए आप। इसको पीएससी ने 4 से 5 बार पूछ लिया है। मेंस में तो ये सीधा 11 नंबर में आएगा। प्री की हम बात करते हैं तो प्री में कैसा आता है कि मध्य प्रदेश को कितने जलवायु फसल क्षेत्र में बांटा हुआ है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश को 11 फसल जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। हम आगे में इसको डायग्रामेटिकली आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, पर आपको यहाँ पर भी याद रखना है। अब देखिए, हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऋतुओं के आधार पर सर बताइए मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसल बोई जाती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की फसल होती है। एक होती है रबी की फसल, और दूसरी एक होती है, यहाँ पर एक अपन लाइन से चलते, एक है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल, और तीसरा है जायद फसलें। ठीक है, अब देखिए, बारिश के मौसम में जिसे बोया जाता है उसे क्या बोलते हैं आप? खरीफ की फसल बोलते हैं। ठीक है, बारिश में जो आप बोओगे 15 जून के बाद, जैसे हमारे यहाँ मानसून कब आ जाता है? 15 जून तक लगभग आ जाता है। तो 15 जून के बाद जिस कृषि को हम बोते हैं या जो कृषि हम लगाते हैं उसे हम कौन सी फसल बोलते हैं? खरीफ की फसल बोलते हैं। रबी की बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में जिस फसल को बोया जाता है उसे रबी की फसल बोलते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, बारिश में सूरज नहीं निकलता है तो उसको आप क्या बोल देना? खरीफ की फसल बोल देना। निकलता है, पर एक एग्जाम्पल पे तौर पे आपको याद कराना चाहता हूँ। फिर रबी की फसल की सर अक्टूबर नवंबर में हमारे यहाँ रबी निकलता है बार बार ठंड के मौसम में, तो आप याद रख लेना क्या रबी की फसल क्या होती है? ठंड में बोई जाती है। फिर जायद फसलें क्या होती है? जो नकदी फसलें होती हैं, जो कि कब बोई जाती है? गर्मियों के दिनों में बोई जाती है, अब मार्च और अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? जायद फसलें बोलते हैं। तो देखिए, खरीफ कब बोते हैं? जून से जुलाई तक। काटते कब है? अक्टूबर से नवंबर के मध्य। यानी 3 महीने का आप डिफरेंस लेके चलना, 90 से लेके 120 दिन। कुछ भी याद कर लीजिए, या तो बुवाई का समय याद कर लीजिए या कटाई का समय याद कर लीजिए। तो बुवाई का समय ही याद करने में भलाई है। तो खरीफ की फसल हम कब बोते हैं? जून जुलाई में। 90 से 120 दिन बाद आ जाता है अक्टूबर नवंबर। फिर बात करते हैं रबी की, तो अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, और जो हमारी होली आती है मार्च के समथिंग, उसमें हम उन्हें काट देते हैं, यानी फागुन महीने में उसे काटते हैं। फिर जायद की फसलें यानी जो नकदी फसलें होती हैं उसे कब? मार्च में बोते हैं, मार्च अप्रैल में, और जून में उसे काट देते हैं। 60-70 दिन की ये फसल होती हैं जायद फसलें। अब खरीफ फसलों का हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हम सोयाबीन बोते हैं, आपको भी याद है, किसमें? बारिश के मौसम में। फिर आप चावल लगा देते हैं, ज्वार लगा देते हैं, मक्का लगा देते हैं, मूंगफली लगा देते हैं, दालें लगा देते हैं। तो ये सब किस में आती है? खरीफ की फसल में आती है। रबी में आपको गेहूं देखने को मिलेगा, जो अभी ठंड में हमने लगाया था, काटा। आपने होली के टाइम देखते हैं कि अपने यहाँ गेहूं की बालियाँ सेक के लाते हैं, उससे भी तुक्का लगाएंगे तो गेहूं आपको कहाँ मिलेगा? रबी में। चना अपन खाते हैं ठंड में। फिर मसूर, अलसी, सरसों, ये सब किस में लगती है? रबी की फसलों में लगती है। जायद में आपको तरबूज, ककड़ी, खरबूजे, ये सब क्या है? जायद फसलें, जो गर्मियों के दिनों में जो भी आपको गर्मियों के दिनों में खाने में को मिलता है। जैसे अभी आपके बाज़ारों में क्या चल रही होगी? मेनली ककड़ी चल रही होगी, तो वो सब किस में है? जायद की फसलों में आते हैं। तरबूज आ गए हैं, तो ये सब जायद की फसलें। अब आगे बात करते हैं कि फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। अब सर, फसल क्षेत्र के आधार पर क्या कहना चाहते हो आप? तो इसकी बात आप याद रखिए कि किसी एरिया में यानी किसी क्षेत्र में किस प्रकार की फसल हम बो रहे हैं, उसके आधार पर क्या है कि मध्य प्रदेश को 7 फसल क्षेत्रों में बांटा गया है। तो वो 7 फसल क्षेत्र की हम बात करते हैं कि कौन कौन से हैं। तो आप डायग्रामेटिकली समझ लीजिए कि जो हमारा मध्य भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, तो इसमें हम क्या बो रहे हैं? ज्वार बो रहे हैं। तो ये क्या है? ज्वार क्षेत्र है। फिर आप इधर जाएंगे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, ये क्या है? हमारा बुंदेलखंड है पूरा। इस बुंदेलखंड में जाओगे तो आपको ज्वार प्लस गेहूं क्षेत्र देखने को मिलेगा। यानी यहाँ के अधिकतर किसान क्या है कि ज्वार गेहूं ही बोते हैं और इधर के ज्वार बोते हैं। फिर आप इधर आएंगे पूर्वी वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपको चावल अधिकतर देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? चावल क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश। फिर इधर आएंगे मध्य में, मध्य सतपुड़ा में, तो आपको चावल, कपास और ज्वार क्षेत्र देखने को मिलेगा। इधर मालवा के पठार में आएंगे तो ये क्या है? गेहूं क्षेत्र है। ठीक है।
फिर इधर दक्षिण में आएंगे निमाड़ वाले में तो कपास क्षेत्र है, और बुरहानपुर वाले क्षेत्र में जाएंगे तो कपास चावल क्षेत्र है। तो ये 7 कौन कौन से हमारे यहाँ कृषि फसल के आधारों पर क्या है, फसल क्षेत्र है। प्री में पूछेगा फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र, तो आपको याद रखना है 7। मेंस में इसको डायग्रामेटिकली समझाएंगे, मेंस में और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी केवल इतना याद रखिए। अब हम आगे बात करते हैं तो कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो आपको याद रखना है कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की कृषि को यही पूछेगा सीधा, पीएससी पूछ भी चुका है, तो आपको याद रखना है 5 भागों में क्या है, कृषि को बांटा गया है। तो कौन कौन से 5 भाग हैं, तो देखिए जो संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र है उसको तो उसने चावल में बांट दिया। आपको याद रखना यहीं से तुक्का लगेगा। अब यहाँ से कोई पूछ लेगा चावल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो सर पूर्वी क्षेत्र में होता है, तो आप क्या लगा देंगे कि भैया लाल पीली मृदा। फिर मध्य में आएंगे तो यहाँ पर लाल पीली प्लस मिश्रित मिलेगी, तो आपको कौन सा, चावल और गेहूँ प्रदेश मिल जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में आएंगे तो यहाँ पर गेहूँ क्षेत्र देखने को मिलेगा, और ये पूरा वाला जो क्षेत्र है उसे ज्वार और गेहूँ में बांटा गया है। और इधर पश्चिम में आएंगे तो इसे क्या है, मालवा प्रदेश में बांटा गया है कि यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की क्या फसल लगा लीजिए। तो आपको याद रखना है कृषि विभाग ने 5 भागों में बांटा हुआ है। फसल क्षेत्र के आधार पर 7 भागों में था सर। ऋतुओं के आधार पर मध्य प्रदेश की फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। भारत में भी 3 ही भागों में बांटा जाता है। अब आगे बात करते हैं जलवायु प्रदेश, जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र। जलवायु मैंने आपको बताया था कि 30 वर्ष से लगभग एक प्रकार का मौसम होता है, तो उसे हम जलवायु बोलते हैं। नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें मैंने कम से कम 30 से प्लस MCQ सॉल्व करा है, जो आपके MPPSC प्रीवियस में पूछा गया है। तो वहाँ से डेफिनेटली प्रश्न आने की आशंका है। आप लॉजिकली, मैंने उसको कवर करा है, तो आप लॉजिकली उसे सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है उस लेक्चर को आप ज़रूर देखिए। अब हम बात करते हैं तो कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। इसका आपको याद रखना है, MPPSC ने 4 बार पूछ लिया है। तो ये लाल निशान में बना के दे रहा हूँ, ये आपके दिमाग में कर लेना कि मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में या प्रदेश में बांटा गया है। ठीक है, तो सर ये जलवायु प्रदेश कैसे बना दिए। देखिए कृषि विभाग ने क्या करा, अध्ययन किया। अध्ययन पे उन्होंने मिट्टी रखी, वहाँ पर किस प्रकार की वर्षा होती है, किस प्रकार की वहाँ पर जलवायु है, उन सभी आधारों को मिश्रित करके क्या उन्होंने एक बात बताई कि आप इस क्षेत्र में इस प्रकार की फसल बोना उपयुक्त होगा। यानी उन्होंने क्या बोला कि ऐसे मान लीजिए हमारा मालवा वाला प्रदेश है, तो मालवा वाले प्रदेश की जलवायु ऐसी है और इसमें आपको इस प्रकार की फसल बोना उपयुक्त होगा। ठीक है, फसल बोई लगानी, गेहूँ, चना, मटर वगैरह, जो मैंने अभी अपन ने प्रीवियस में देखा कृषि क्षेत्र में, वही फसलें यहाँ पर लगेंगी। बस आप इसको याद रखिए, 11 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, अब सबसे पहला इधर है, ये देखिए सबका कलर अलग अलग है, तो इसी से आप समझ लीजिएगा। देखिए ये जो नंबर 1 है इसे बोलते हैं मालवा क्षेत्र। ठीक है, मालवा रीजन। इस मालवा रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, गेहूं आप आसानी से बो सकते हैं, केवल आप इतना याद रखिए। पानी वर्षा मैंने आपको बताई थी 55 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक, वही आपको याद रखना है। मिट्टी कैसी, काली मिट्टी। यही 3 पॉइंट आपको इसमें लिख के आना है। देखिए सबसे पहले क्षेत्र कौन सा है, फिर यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, और यहाँ पर फसल कैसी होगी। इन 4 ही पॉइंट के ऊपर मेंस में भी हम क्या लिख के आते हैं, आंसर राइटिंग करके आते हैं जब जलवायु कृषि प्रदेश वो हमसे पूछता है। तो आप देखिए सबसे पहले हमारा मालवा का पठार। अपन आगे फसल की बात करेंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ में जाएगा, पर मैंने आपको बता भी रखा गेहूँ, सोयाबीन ये सब यहाँ पर होता है। ये दूसरा क्षेत्र है झाबुआ की पहाड़ी क्षेत्र, झाबुआ हिल्स का क्षेत्र है, झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ पर भी हमें काली मिट्टी देखने को मिलेगी। 55 से 75 आप वर्षा कर देना और फसल में आप गेहूँ ही लिख देना। ठीक है, फिर तीसरा आता है निमाड़ क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर आपको निमाड़ में हमें कपास देखने को मिलता है, तो कपास वो कर देना, फसल क्या कर दोगे, कपास की कर दोगे। वर्षा लगभग कर देना कि भैया 80 सेंटीमीटर तक होती है। ऐसा तुक्का जो मैंने आपको पहले वर्षा में बताया था वही आपको यहाँ पर कवर करना है, पर अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए आपको याद रखना है। देखिए चौथा होता है मध्य नर्मदा क्षेत्र, जो हरे कलर का आपको दिख रहा है। 5वां होता है विंध्यन प्रदेश, ये 5वें नंबर का। ये 6ठे नंबर का है ग्रिड प्रदेश, जिसमें हम ज्वार बो सकते हैं। 8वां है बुंदेलखंड प्रदेश। ठीक है,
नवा है, यहाँ पर कौन सा आता है, कैमूर और सतपुड़ा। सर दोनों को साथ में क्यों ले लिया, क्योंकि आप देखोगे सियोनी वाले क्षेत्र में और ये वाले क्षेत्र में एक प्रकार का कलर है, तो इसे क्या बोल रहे हैं, कैमूर सतपुड़ा क्षेत्र आप बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बालाघाट में आपको अलग कलर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अलग कलर दिख रहा होगा। तो ये कौन सा है, 10वां नंबर है, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी क्षेत्र, और इसको बोलते हैं दक्षिणी पठारी क्षेत्र छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये 10वां हो गया। ये देखिए क्या हो गया, ये 9वां, ये 10वां, और ये कौन सा हो जाएगा आपका, 11वां हो जाएगा। 11वां कौन सा आप बोल दोगे, मध्य सतपुड़ा क्षेत्र। यहाँ पर आपको मक्का बोने की क्या बोलेंगे, बात बोलेंगे। तो ये मध्य प्रदेश के क्या थे, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र थे। आपको अभी केवल प्री के हिसाब से इसकी नंबरिंग याद रखना है, मेंस में हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर उपयोग के आधार पर मध्य प्रदेश की कृषि का वर्गीकरण आप बताइए। तो देखिए उपयोग हम किस किस प्रकार करते हैं। एक करते हैं खाद्यान्न फसल के हिसाब से, यानी खाने के रूप में जिन फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है तिलहनी फसलें, जिनके द्वारा हम तेल निकालते हैं। फिर तीसरा है दलहनी फसलें, जिसके द्वारा हम दाल बनाते हैं। ठीक है, चौथा है व्यापारिक फसलें, जिनको हम क्या करते हैं, सीधे बाजार में ले जाके बेच देते हैं। तो उपयोग के आधार पर 4 प्रकार के फसल होती है। अब इन्हीं 4 ही फसल को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्यान्न फसलों की। खाद्यान्न फसलें वे होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गेहूँ करते हो आप खाने में इस्तेमाल, तो उनकी बात होती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये 2021-22 का डाटा है जो केंद्र सरकार ने पब्लिश किया था, उसके बाद पब्लिश नहीं हुआ है। तो खाद्यान्न में शीर्ष 3 राज्यों की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर है, आपको याद रखना है। पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे पे क्या है, पंजाब है। सबसे पहली खाद्यान्न फसल आती है गेहूँ। तो गेहूँ मैंने आपको बताया था कब बोते हैं, कि सर आपने बताया था ठंड के समय में बोते हैं, और ठंड के समय में आपने बताया था क्या होता है, मेनली सूरज निकलता है, तो रबी की फसल है गेहूँ, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। MPPSC द्वारा पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, गेहूँ। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल थे एक दूसरे में, उस टाइम मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी हुआ करती थी, चावल हुआ करती थी। पर आजकल क्या है कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, गेहूँ है, ये आपको याद रखना है। अब मध्य भारत में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादित करने वाला पहला है उत्तर प्रदेश, और दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश का नंबर आता है, ये आपको याद रखना है। अब मध्य प्रदेश का मैंने आपको बताया था मुख्य क्षेत्र कहाँ पर है, मालवा के पठार में। तो मालवा के पठार को क्या बोला जाता है, गेहूं के डलिया भी बोला जाता है। तो इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा हो गया, मेनली मालवा का पठार हो गया। फिर देखिए मध्य प्रदेश में का जो होशंगाबाद जिला है वो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसकी कुछ किस्मों की बात करते हैं कि सर इसकी किस्म और बता दीजिए जो चर्चाओं में चलती रहती है। तो एक आपको याद रखना है सरबती, एक आपको याद रखना है लोकवन, फिर आपको याद रखना है नर्मदा 4, जनक। पर आपको मेनली ये 2 तो याद ही रखना है, सरबती और गेहूँ। जो मध्य प्रदेश का सीहोर जिला है, वहाँ के सरबती को अभी हाल ही में GI टैग भी दिया हुआ है। तो वो पूछ सकता है कि सरबती किसकी किस्म है, तो आपको याद रखना है किसकी किस्म है, ये गेहूँ की किस्म है। इसके लिए मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का सीहोर जिला जो है वो बहुत फेमस है। तो आपको याद रखना है कि सरबती एक क्या है, गेहूं की किस्म है। अब आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर है, नर्मदापुरम जिले में। मध्य प्रदेश का जो राज्य गेहूं अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, नर्मदापुरम जिले में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला जाने वाला है, खमरिया जबलपुर में प्रस्तावित है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे दूसरी खाद्यान्न फसल आती है चावल। तो चावल आप कब बोते हो, जब पानी खेतों में भरा होता है। तो पानी खेतों में कब भरा होता है, जब पानी गिरता है। तो जब पानी गिरता है तो उन फसल को आप क्या बोलते हो, खरीफ की फसल बोलते हो। तो चावल क्या है, एक प्रकार की खरीफ की फसल है। उत्पादन में पहले नंबर पे बालाघाट। इसका एक आपको मुख्य रूप से याद रखना है, या R1 R2 कभी किस्म याद नहीं होती तो आपको याद रखना है
चिन्नौर चावल, जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो चिन्नौर चावल कहाँ का फेमस है? बालाघाट जिले का फेमस है। तो आपको याद रखना है चिन्नौर किसकी किस्म है? चावल की किस्म है। धान अनुसंधान संस्थान बड़वानी में प्रस्तावित है। और आपको याद रखना है मेडागास्कर पद्धति धान के रोपण के लिए इस्तेमाल होती है। कौन सी? मेडागास्कर पद्धति धान के रोपण के लिए इस्तेमाल होती है। 7th यूनिट में कृषि उत्पाद तकनीक है, उसका ही ये टॉपिक है, तो आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं मक्का की। तो मक्का भी आप देखोगे तो कब खाते हैं हम? बारिश के दिनों में गरम गरम करके घूमने जाते हैं, जब बारिश होती है तो रोड पे बेचते रहते हैं। वर्तमान में यह जायद की फसलों में कन्वर्ट होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत से लोग जिनके पास पानी है वो क्या करते हैं, गर्मियों के दिनों में लगा देते हैं अमेरिकन भुट्टा, और जो कि आप जाके कब जून में जब पानी गिरता है उस टाइम खाते हैं। पर जो मुख्य मक्का आती है वो कब आती है? अगस्त सितंबर के समथिंग आपको खाने को मिलती है, घर पे जो लगती है हमारे। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार की क्या है? खरीफ की फसल है। उत्पादक जिला आपको याद रखना है छिंदवाड़ा मुख्य उत्पादक जिला है किसका? मक्का का। इसीलिए छिंदवाड़ा को मक्का जिला भी कहा जाता है। यहाँ पर मक्का नाम का एक वो भी लगता है, मक्का मेला आयोजित किया जाता है। एक मिर्च मेला है जिसके लिए निमाड़ प्रसिद्ध है, निमाड़ का खरगोन। तो वहाँ पर मिर्च उत्सव बनाया जाता है। छिंदवाड़ा में मक्का उत्सव बनाया जाता है। मक्का में हम शीर्ष 3 राज्यों की बात करते हैं तो पहले नंबर पे कर्नाटक है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है और तीसरे पे तेलंगाना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? खमरिया जबलपुर में प्रस्तावित है। अब आगे बात करते हैं ज्वार की। तो ज्वार रबी और खरीफ दोनों में कन्वर्ट होने लगी है। अब गेहूं के बाद सर्वाधिक इसी का होता है। सर्वाधिक उत्पादन आपको याद रखना है ज्वार का बड़वानी जिले में होता है। ज्वार अनुसंधान केंद्र खरगोन में खोला जाने वाला है, आपको याद रखना है। कहाँ पर? ज्वार अनुसंधान संस्थान खरगोन में खोलेगा। पर उत्पादन की दृष्टि से कौन है? बड़वानी पहले नंबर पे। अब देखिए मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा इन सब में 3 राज्यों की बात करते तो पहले पे राजस्थान, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे पे क्या है? मध्य प्रदेश है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं तिलहनी फसलों की। तो तिलहनी फसलें वे फसल होती है जिनसे तेल हमें मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये सब क्या है? तिलहनी फसलें। अब मूंगफली आपको कहाँ? लाल पीली मिट्टी रीवा तरफ देखने को मिलती है। अलसी तो अभी मध्य प्रदेश में हर जगह लगने लगी है। सरसों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से मध्य भारत का क्षेत्र आता है। फिर सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन के लिए मालवा का पठार है। सूरजमुखी का फूल भी हमारे मध्य प्रदेश में लगभग आजकल हर स्थान पर लगाया जाने वाला है। तो पहली तिलहनी फसल की बात करते हैं तो सोयाबीन है। मैंने सोयाबीन कल अपन ने उद्योग करे थे तो उद्योग में मैंने आपको इन सब के बारे में बताया था। तो सोयाबीन की बात करते हैं तो यह क्या है? एक प्रकार की खरीफ फसल है और वर्तमान में व्यापारिक प्रकार की फसल होने लगी है। व्यापारिक क्यों है? आप इनको घर में स्टोर नहीं रखते हो, इनका इस्तेमाल कहाँ पर करते हो? जैसे ही निकलता है इसे बाजार में जाके बेच देते हो व्यापारी को, इसलिए वर्तमान में इसे व्यापारिक फसल कहने लगे। सबसे पहले जो सोयाबीन की फसल स्टार्ट हुई थी वो कहाँ पर? 1962 में। कब? 1962 में देवास जिले में शुरुआत की गई थी। MPPSC ने पूछा हुआ है तो आपको याद रखना है कि किसकी सोयाबीन की सबसे पहली कहाँ पर की गई थी खेती? देवास जिले में की गई थी। मध्य प्रदेश के लगभग 80% भागों में क्या सोयाबीन बोया जाता है, इसी कारण मध्य प्रदेश को क्या सोयाबीन प्रदेश भी कहते हैं। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है उज्जैन। अंकुर, सोनिया 95, 60, 93, 05 इसकी कुछ किस्में हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ याद रखना है। एक है राजकीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान और एक है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान। तो जो राज्य सोयाबीन अनुसंधान संस्थान है वो है उज्जैन में और राष्ट्रीय वो है जो है इंदौर। IT पार्क के बगल में आप देखेंगे तो आपको एक सोयाबीन अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा, तो वह नेशनल लेवल का है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में, साथ साथ राजकीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उज्जैन में है। MPPSC से पूछ चुका है तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान हमें इंदौर में देखने को मिलता है। फिर आप देखिए शीर्ष 3 राज्यों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, आप इसे याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मूंगफली। तो मूंगफली खरीफ की फसल है, पूर्वी क्षेत्र में बोई जाती है। सरसों की बात करते हैं तो रबी की फसल है, भिंड मुरैना में बोई जाती है। इसीलिए मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार को क्या बोलते हैं? सरसों की हांडी भी कहते हैं। अलसी रबी की महत्वपूर्ण फसल है, रीवा जिले में बोई जाती है। इनको बस थोड़ा सा याद रख लिएगा। अब हम बात करते हैं दलहनी फसलों की।
तो दलहनी फसलें क्या होती हैं जिनसे हमें दाल प्राप्त होती है, जैसे चना, एक हो गई आपकी तुअर जिसे अरहर बोलते हैं बहुत सारे स्थानों पर। तो ये सब क्या है, दलहनी फसलें। दलहनी फसलों में मध्य प्रदेश का कौन सा है, तीसरा नंबर है, ये आपको याद रखना है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बना रहे हैं, अमलाहा सीहोर में स्थापित किया जा रहा है। सबसे पहली बात आती है चने की। चना क्या है, एक दलहनी फसल है। तो चना कब खाते हैं हम, ठंड में खाते हैं। तो ठंड में क्या है, वो एक प्रकार की रबी की फसल हो गई। सर्वाधिक उत्पादन अभी वर्तमान में सागर जिले में होता है। इसकी किस्में उज्जैन 23, राघोगढ़ 5, चना चिनोली। चना चिनोली बालाघाट का एक है जो चने की किस्में आपको याद रखना है। और चिन्नौर चावल, मैंने आपको क्या बताया, चिन्नौर चावल की किस्में जो भी बालाघाट की। तो चिन्नौर और चना चिनोली में आपको क्या है, डिफरेंस करना है। फिर एक है अरहर जिसे तुअर बोलते हैं, खरीफ की फसल है, नर्मदा घाटी में सर्वाधिक बोई जाती है। मुक्ता, प्रभाव, ग्वालियर, टाइप 3, ये सब क्या है, इसकी किस्में। अरहर में अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो अरहर के उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे आता है। एक है उड़द, उड़द की भी दाल आती है, काले कलर की, बहुत पौष्टिक होती है, इसे खाना चाहिए। बाज़ार में पीले कलर की आती है, कहीं पे काले कलर की आपको उड़द मिलती है, तो उसे खाइए, बहुत पौष्टिक होती है और लड़की को स्पेशली खाना चाहिए, क्योंकि लड़की लोग क्या होती हैं, बाहर सैंडविच वगैरह खाती हैं, आंतरिक रूप से कहते हैं बहुत कमज़ोर होती हैं, मानसिक रूप से वो लड़कों से भी ज़्यादा मजबूत है, पर बोलते हैं आंतरिक रूप से बहुत कमज़ोर होती है। तो उड़द की दाल खाने का लोग बाग बोलते हैं क्योंकि पौष्टिक दाल है, इसलिए उड़द की दाल मेनली खाना चाहिए। उड़द मेनली हमें मंदसौर, नीमच, टीकमगढ़ में देखने को मिलता है। प्रथम उत्पादन में कौन सा है, टीकमगढ़ जिला है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें कैसे, कि जिन्हें सीधे जाके आप बाज़ार में बेच देते हैं। तो मध्य प्रदेश में गन्ना और कपास दोनों बोया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो कपास है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल है, ये आपको याद रखना है। कपास की बात करते हैं तो खरीफ की फसल है। अभी कल की न्यूज़ थी, कल परसों की, कि बाज़ार में क्या लगा हुआ था, लोग बाग लाइन लगा के खड़े हुए थे कपास के बीज लेने के लिए। तो कपास के बीज लेने के लिए क्यों खड़े होंगे वो, क्योंकि अभी इसकी खेती करने वाले होंगे बारिश के दिनों में, और बारिश के दिनों में जो फसल होती है उसे हम खरीफ बोलते हैं। तो कपास क्या है, खरीफ की फसल है, ये एक प्रकार की नकदी फसल है। किस्म की बात करते हैं तो विक्रम, खंडवा 2, बन्नी, मालझरी आदि क्या हैं, कपास की किस्में हैं। फिर बात करते हैं सर्वाधिक उत्पादन निमाड़ क्षेत्र में होता है। और क्या होता है, निमाड़ क्षेत्र में कपास उत्पादन के कारण खंडवा और खरगोन को, खंडवा प्लस खरगोन दोनों को सुनहरे जिले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुनहरे जिले खंडवा और खरगोन को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कपास का बहुत क्या होता है, उत्पादन होता है। इसे मध्य प्रदेश में सफ़ेद सोने के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। अब देखिए कपास अनुसंधान केंद्र की बात कर लेते हैं। तो कपास अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर खुला हुआ है, खरगोन में खोला गया है। पर इसका क्या है, जैविक रूप में परिवर्तन करने के लिए जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, खंडवा के भगवंत राव मंडलोई कॉलेज में खोला गया है। आपको ये याद रखना है, ये दोनों MPPSC पूछ चुका है कि जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला गया है, तो खंडवा में, और कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो खरगोन में। दोनों में डिफरेंस कीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं गन्ने की। तो गन्ना भी एक खरीफ प्रकार की फसल है। नरसिंहपुर जिला मेनली वर्तमान में गन्ने के उत्पादन के लिए जाना जाता है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर लगा रहे हैं, नरसिंहपुर जिले में ही लगाया जा रहा है। अब देखिए अन्य फसलों की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है अफीम। सब नशा समझते हैं, पर इसका मेन उद्योग किसमें, दवाई गोली बनाने में किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट बाकायदा आपको पट्टा देती है। फिर पट्टा देने के बाद इसमें क्या आता है, एक डोडा नामक एक वो लगता है ऊपर, फिर डोडा को चीर के उसमें से दवाई टाइप का कुछ निकलता है, उसको व्यक्ति इकट्ठा करते हैं और गवर्नमेंट को जाके क्या करते हैं, जमा करते हैं। और उसके बाद इससे क्या होता है, दवाइयों का उत्पादन किया जाता है। लोग बाग इसे नशे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, पर वो अवैध है, आपको याद रखना है। तो मुख्य रूप से ये रबी की फसल है, यानी ठंड के दिनों में बोई जाती है। मंदसौर जिला सर्वाधिक फेमस है अफीम का। आपको याद नहीं होता तो इसे याद रख लेना, अमी अमी 4 बार बोल लेना, अमी 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 अमी। तो आज से अफीम मान से मंदसौर ऐसे याद हो जाएगा। अब देखिए राज्य में अफीम से औषधि बनाने का कारखाना नीमच जिले में लगा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब गांजा मेनली क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है कि जो आपका शून्य करते हैं, जब इंजेक्शन या कुछ लगाते हैं, आपका क्या करते हैं मेनली कि ऑपरेशन करते हैं तो आपको शून्य कर देते हैं।
तो वो शून्य करने के लिए कौन सा लगाया जाता है, टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। वो टिटनेस का इंजेक्शन मेनली गांजे के रूप में, गांजे के उत्पाद से ही बनता है ऐसा कहा जाता है, पर लोग बाग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी सर्वाधिक गांजे का इस्तेमाल कर रही है, तो लोगों को बचना चाहिए। इससे अच्छे अच्छों के परिवार भी उजड़ गए हैं, तो आपको इससे बचना है, किसी भी गलत लत में नहीं लगना है। आपका एक ही मेन एम होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है और अपने माँ बाप का क्या है, सर ऊंचा करना है कि डीजे तो मैं तभी बजाऊंगा जब मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन लेने के लिए ही आपको पढ़ना है, ठीक है। किसी बच्चे ने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो देखना, क्योंकि इस यूनिट से 8 से 10 प्रश्न आने वाले हैं, यानी 16 से लेकर 20 प्रश्न। और मैंने कुछ इस प्रकार से पढ़ाया है कि आप लिंक करके बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे। तो एमपी से अपन को हर प्रश्न सही करना है। आप मान के चलिएगा एक प्रश्न गलत होता है तो 25% आपके क्या होते हैं, चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्शन के। मध्य प्रदेश के 2 प्रश्न आपसे गलत हुए तो 50% चांसेस कम हो गए। फिर आपसे 3 कभी आप गलत करिए तो आप समझिएगा मध्य प्रदेश से 100% चांस है कि आपका पीएससी प्री में नहीं होना है। तो कोशिश कीजिएगा कि मध्य प्रदेश से लगभग 50 प्रश्न आने वाले हैं इस बार, और 50 प्रश्न आपसे सॉल्व होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि गंजेड़ियों का शहर किसे बोलते हैं, तो बुरहानपुर को क्या बोलते हैं, गंजेड़ियों का शहर बोलते हैं। मैं कुछ और फसल के बारे में आपको बता देता हूँ, पहले हम देख लेते हैं आगे। और कोई सी फसल तो मैंने डिक्टेट नहीं की है, हाँ की है, तो इसको याद रखिएगा। तंबाकू, तंबाकू के लिए मेनली क्या होती है, पीली मृदा का इस्तेमाल होता है, रीवा इसमें प्रथम है। कहवा किसे बोलते हैं, कॉफ़ी को कहावा बोलते हैं। और कॉफ़ी की सबसे पहले खेती कहाँ की गई थी, मैंने आपको बताया था, अपन ने क्या पढ़े थी, मेनली अपन जब पढ़ रहे थे क्या, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएँ, उसमें मैंने आपको बताया था। तो आपको याद रखना है, बैतूल की भैंसादेही तहसील के कुकरू खमला गांव में सबसे पहले किसकी, कॉफ़ी या कहावा की खेती की गई थी, और कौन से ब्रिटिश नागरिक सेंट विल्फ्रेड द्वारा इसकी खेती की गई थी। एमपीपीएससी ने पूछ चुका है, तो इसलिए आपको याद रखना है। अब देखिए मैं कुछ और फसल आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो आप फिर बाद में इसको कवर नहीं कर पाएंगे। अपन आगे वाले पेज पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह है। देखिए, जो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, मंडला, इधर से डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, ये है मेनली मसाला उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, मसाला उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये वाले क्षेत्र में अधिकतर आदिवासी निवास करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, इनके लिए भी यह क्षेत्र फेमस है, आपको याद रखना है। फिर आप इधर आएंगे छिंदवाड़ा में, मैंने आपको क्या बताया था, मक्का का उत्पादन होता है। मक्का के साथ साथ यहाँ पर अदरक का उत्पादन भी होता है। फिर यहाँ पर आइए खरगोन जिला, तो खरगोन जिला मुख्य रूप से किसके लिए फेमस मिलेगा आपको, मिर्च के लिए फेमस मिलेगा, कि मिर्च सर्वाधिक कहाँ होती है, खरगोन जिले में होती है। तो ये कुछ फसल उत्पाद हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है। फिर आप आएंगे धार वाले क्षेत्र में, तो धार में आपको आलू मिलेगा। धार प्लस इंदौर ले लीजिएगा, इसमें आपको आलू की खेती ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर आप किसके आएंगे, प्याज, जो हमारी प्याज होती है, प्याज के लिए नीमच मंदसौर वाला क्षेत्र बहुत फेमस है। पर वर्तमान में मध्य प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र में प्याज को बोया जाता है, पर मेनली क्या है, नीमच मंदसौर बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये कुछ फसल थी जिनके बारे में आपको याद रखना है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सर कुछ जो अनुसंधान संस्थान लगाए उन्हें एक पेज पे बता दीजिए। आपने उसके साथ तो बता दिया था हर फसल के साथ, तो देखिए सबसे पहला आलू अनुसंधान संस्थान ग्वालियर जिले में लगाया गया है, दिख रहा है। फिर दूसरा तिलहन अनुसंधान संस्थान भिंड जिले में लगाया गया है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि तिलहन क्या, जिससे हम क्या करते हैं, तेल प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए कहाँ पर, भिंड जिले में। गन्ना अनुसंधान संस्थान पढ़ाए थे नरसिंहपुर में। गेहूं अनुसंधान संस्थान नर्मदापुरम जिले में लगाया गया है। अरहर अनुसंधान संस्थान शेरपुर सीहोर में लगाया गया है। कपास अनुसंधान संस्थान खरगोन में, और जैविक कपास अनुसंधान संस्थान खंडवा जिले में। धान अनुसंधान संस्थान बड़वानी में। राज्य सोयाबीन अनुसंधान संस्थान उज्जैन में। जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, मंडला जिले में लगाया गया है। देखिए जैविक कृषि की बात करते हैं तो जैविक कृषि क्या होती है, जिसमें हम एक भी उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करते, यानी प्राकृतिक रूप से उर्वरक बनाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं जैविक कृषि में। तो आजकल मध्य प्रदेश में जैविक कृषि को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है, वहाँ पर क्या की गई थी, सबसे पहले जैविक कृषि की गई थी।
अब आपको याद रखना है जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान यानी जो जैविक कृषि के ऊपर क्या कर देगा, रिसर्च का काम करेगा, उसको कहाँ पर, मंडला में लगाया गया है। किसके द्वारा, जबलपुर में जो कृषि कॉलेज है उसके द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है। फिर कृषि अनुसंधान संस्थान ग्वालियर में, आम अनुसंधान संस्थान रीवा में। जो आम है, रीवा का सुंदरजा आम, गोविंदगढ़ में सुंदरजा आम लगता है, वह बहुत फेमस है, उसको जीआई टैग भी इस बार दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि आम का क्या है, गोविंदगढ़ में, इस कारण कहाँ पर, आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, रीवा में लगाया जाना है। ठीक है। फिर एक और आम लगता है नूरजहाँ। नूरजहाँ आम मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में लगता है, तो उसके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है। फिर दलहन अनुसंधान संस्थान अमला सीहोर, ज्वार खरगोन में, मूंगफली खरगोन में। फिर सोयाबीन अनुसंधान राष्ट्रीय स्तर का इंदौर में, अंगूर अनुसंधान संस्थान रतलाम में, कृषि अनुसंधान संस्थान ग्वालियर में अपन पढ़ चुके हैं। अब देखिए अंगूर की बात आई है तो अंगूर का उत्पादन भी आपको याद रखना है। रतलाम जो जिला है वो अंगूर उत्पादन के लिए जाना जाता है। संतरे की बात करते हैं तो संतरे का उत्पादन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, राजगढ़, आगर मालवा जिला बहुत फेमस है संतरे के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं कुछ अन्य संस्थान है। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भोपाल में, कृषि अभियांत्रिकी यानी कि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप ऐसे याद रख लीजिए, कृषि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, AERI। इसका कहाँ पर, करौद भोपाल में इसका संस्थान है, आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या करते हैं, कृषि से संबंधित जितने भी उपकरण होते हैं उससे रिलेटेड क्या की जाती है, यहाँ पर रिसर्च की जाती है। फिर राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, जबलपुर में। कृषि का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, सीहोर में प्रस्तावित है। उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान रतलाम जिले में खोला गया है। अब देखिए कृषि से संबंधित कुछ हम विभाग की या संगठन की बात करते हैं तो किसान कल्याण एवं कृषि विभाग की स्थापना 2006 में की गई थी, जिसका मुख्य मोटो क्या होता है, मध्य प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देना। फिर मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना 1958 में की गई है। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की 1969-70 में स्थापना की गई थी, यानी जो कृषि से रिलेटेड उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए। फिर लघु कृषक विकास अधिकरण 1971 में बना। राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1973 में बना। विपणन बोर्ड यानी बेचना कृषि को, उसके लिए बोर्ड 1973 में बनाया गया। सहकारी विकास कार्यक्रम हमारे यहाँ 1975 में लाया गया था। यह MPPSC ने पूछा, इसके बारे में आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म निगम, ये क्या लिखा हुआ है, बीज लिखा गया है, ये है बीज। मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम 1980 में बना था, कहाँ पर, भोपाल में उसका मुख्यालय। फिर सब्जी विकास निगम कार्यक्रम 88-90 में लाया गया। खाद्य प्रसंस्करण विभाग का 2005 में बनाया। कृषि कैबिनेट की गठन कब हुआ था, 2011 में। राज्य कृषक आयोग बनाया गया 2006 में। सहकारी संस्था 1904 में जबलपुर में खोली गई थी। बाल्मी, MPPSC ने पूछा। जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, उसे क्या बोलते हैं, बाल्मी बोला जाता है। भोपाल में इसका मुख्यालय 1984 में इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। देखिए वो तो क्या हो गई, प्रमुख संगठन हो गए। कुछ योजनाएं देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को सीहोर से शुरू की गई थी। अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना की शुरुआत कब हुई, 1998 में हुई। इसमें क्या होता है कि आपको धान के कभी बीज चाहिए तो उसमें अदला बदली के तहत किया जाता है। भावांतर भुगतान योजना 2017 में चालू की गई। इसमें क्या होता है कि आप कुछ फसल बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक जो हमारा कृषि आयोग है उसने ऐसा मान लीजिए गेहूं का 2 रुपये फिक्स कर दिया। आप दुकान पे गए, उसको व्यापारी को बेचा तो उसने 1.5 रुपये में आपसे ख़रीदा। तो इस फसल में जो अंतर आया 0.5 पैसे का, वो कौन देगा, गवर्नमेंट पे करेगी। तो यही क्या है, भावांतर भुगतान योजना। MPPSC ने पूछी थी, 2017 में आई है। फिर वसुंधरा योजना 1989 में, इसके तहत क्या किया जाता है कि भूमिहीन जो किसान होते हैं उनको क्या दी जाती है, कृषि भूमि दी जाती कृषि के लिए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 99-2000 में आई। किसान कार्ड योजना 1998 में आई थी, MPPSC ने इसे पूछा था। बीज ग्राम योजना 2005-06 में आई। बीज को कैसे भंडारण करना है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या दिया जाता है, परीक्षण दी जाती है। कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना 2019 में आई।
फिर केंद्र सरकार द्वारा ई नाम, ई गवर्नेंस में अपन ने पढ़ा था कि ई गवर्नेंस नाम ये क्या है, एक प्रकार का पोर्टल है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी फसल को बेच सकते हैं, इसलिए यह पोर्टल लॉन्च इन भोपाल में जो करोद मंडी है वहाँ से क्या किया गया था, शुरू किया गया था। कुछ अन्य बिंदु याद रखिएगा, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग 2006 में खोला। मध्य प्रदेश की जो जैविक कृषि नीति वो 2011 में आई। प्रथम जैविक कृषि इकाई इंदौर में लगाई गई, मैंने आपको बता दिया। जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान मंडला में है। रबी की फसलों को यहाँ पर सियालू बोला जाता है, खरीफ की फसलों को यहाँ पर उनालू बोला जाता है। हॉर्टिकल्चर हब बनाया जा रहा है मुरैना में इंडो इजराइल की सहायता से। हॉर्टिकल्चर में क्या होगा, फसल जो अपने आलू वगैरह उनको लगा पाएंगे। इजराइल की सहायता से श्यामपुर जो सीहोर में स्थान है वहाँ पर क्या फूलों का रिसर्च सेंटर क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। साथ साथ शाजापुर में संतरे से रिलेटेड रिसर्च सेंटर को इजराइल की सहायता से डेवलप किया जा रहा है, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हुआ, कृषि खत्म होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, पशुधन की, कि मध्य प्रदेश में सर पशुपालन की और बात कीजिए। तो मध्य प्रदेश में पशुपालन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 1982 में होती है। 19 नवंबर MPPSC ने सीधे दिनांक पूछा था तो आपको याद रखना है। मत्स्य विभाग मत्स्य को बढ़ावा देने के 1969 में। अब इसमें अपन को कुछ ही याद नहीं रखना है, थोड़े बहुत फैक्ट आते हैं कि कौन सी वंश मतलब इसमें क्या होती है, वेराइटी होती है पशु की, उनके बारे में पूछता बस उतना ही। पर आपको याद रखना, देखिए 2019 में कौन सी आई थी, 2019 में पशुपालन मंत्रालय ने पशुधन रिपोर्ट जारी की थी। अब 2024 में वो जारी होगी, तो अभी हमें 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से ही पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश में लगभग 2012 से लेकर 2019 तक 11.81% पशुधन की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। लगभग यहाँ पर 40.6 मिलियन क्या है, पशुधन है। भारत में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है पशुधन के मामले में। साथ साथ आपको याद रखना है दुग्ध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। पशु घनत्व हमारे यहाँ 105 पशु पर किलोमीटर पे हमें मिल जाते हैं। सर्वाधिक पशु घनत्व झाबुआ जिले में है। न्यूनतम पशु घनत्व होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले में, ये याद रखना है। अब आगे बात करते हैं, गोवंश की बात करते हैं। तो गोवंश के अंतर्गत क्या, गाय, बछड़ा, सांड, बैल आदि आते हैं। मध्य प्रदेश में 4.42 की बढ़ोतरी हुई है, मत याद रखिएगा। तीसरे नंबर पे आता है। बस यहाँ पर गोवंश की नस्लें आपको याद रखना है, ठीक है। निमाड़ी, जर्सी, संकर, मालवी, साहिवाल, थार, पकड़, मुर्ग और गबलाव, ये सब किसकी किस्में, गोवंश की नस्लें। और जो गबलाव जो किस्म है वो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हमको प्राप्त होती है, तो इसको याद रखना है। निमाड़ी जो गाय है वो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, इसको भी याद रखना है। गौ सेवा आयोग की स्थापना हमारे यहाँ की गई 2005 में। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गो एम्बुलेंस शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने गो एम्बुलेंस शुरू की, खरगोन से। गो अभ्यारण्य देश में प्रथम कहाँ पर, आगर मालवा में लगाया गया। अब गो जो वंश है उसका शमशान भी स्थापित किया गया है, कहाँ पर, भोपाल में, इसको भी याद रखना। फिर आगे बात करते हैं भैंस की, तो चौथे स्थान पर है। तो उसकी कुछ नस्लों की बात करते हैं तो वंशधारी मुर्रा, इसकी क्या है, वंश है। तो जो वंशधारी भैंस की जो किस्म है वो नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना में। बकरी की बात करते हैं, संख्या के मामले में 5वें नंबर पे है। जमुनापरी, MPPSC ने पूछा था किसकी नस्ल है, तो आपको याद रखना है जमुनापरी बकरी की नस्ल जो भिंड जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक दुग्ध देने वाली क्या है, नस्ल है बकरी की। और इसको क्या कहा जाता है, बकरी को गरीबों की गाय बोल सकते हैं आप इसे, बकरी को। अब भेड़ की बात करते हैं तो यहाँ पर देसी नस्ल रेम बोले मिलती है मेनली मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, मध्य भारत के क्षेत्र में। 4 प्रजनन केंद्र मत याद रखिएगा। मत्स्य पालन में 1969 में राज्य मत्स्य विभाग की स्थापना होती है। मत्स्य महासंघ की स्थापना 1990 में। मत्स्य विकास बोर्ड की 2008 में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मत्स्य कहाँ पर पालन किया जाता है, बालाघाट में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर तालाब बहुत हैं और तालाब के कारण क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक मत्स्य पालन किया जाता है। पशुधन व कुक्कुट विकास निगम 1982 में मिला। कुछ याद रखना है, व्हाइट लेग हॉर्न और कड़कनाथ, ये दोनों किसकी किस्में हैं, मुर्गे की किस्में, इन दोनों को आपको याद रखना है। दुग्ध उत्पादन में मैंने आपको बता दिया मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। सर्वाधिक दुग्ध कहाँ पर होता है, मुरैना में। राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश में 1975 में की जाती है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन परियोजना देपालपुर जिला इंदौर से स्टार्ट हुई थी 2012 में। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर इसका याद रखना दुग्ध उत्पादन में तीसरे नंबर पे।
और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? मेनली मुरैना ज़िले में होता है। फिर कुछ अन्य बिंदु की हम बात करते हैं तो हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी एवं एनिमल सेरोगेसी लैब भोपाल में खोली गई है। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र कीरतपुर इटारसी में है, जो कि नर्मदापुरम जिले में आता है। केंद्रीय सीमन वीर संस्थान, याद रखना ISO प्रमाणित है और केंद्रीय यानी सेंट्रल लेवल का है। MPPSC ने पूछा हुआ है, कहाँ पर? भदभदा भोपाल में। मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना 2021 में आई। नंदीशाला योजना 26 जनवरी 2005 को आई। राष्ट्रीय डेयरी योजना 2007-8 में आई। रानीखेत एक जो कौन सी एक क्या है बीमारी जो कि मुर्गों में फैलती है? गलघोटू एक टंगिया एंथ्रेक्स महामारी, ये सभी से कौन सी मुर्गी प्रभावित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस लेक्चर में मध्य प्रदेश की मिट्टी, कृषि और पशुपालन को अच्छे से पढ़ा। जितना मैंने पढ़ाया उतना आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डाटा बिल्कुल सही दिया है। किताब लिखने वाला भी किसी अन्य वेबसाइट को देखता होगा और लिख देता होगा। मैं भी आपको क्या है ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे लोगों को बहुत सारे को कन्फ्यूजन है कि कोयले उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया, तो उसके हिसाब से मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे। और सकल उत्पादन में जो केंद्र सरकार ने बताया मध्य प्रदेश को, सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। ये कन्फ्यूज़न मैंने उस टाइम भी क्लियर किया था, अभी भी आपको याद रखना है। अब दो प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस पठार में देखने को मिलती है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? इन दोनों का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। कल आखिरी लेक्चर मध्य प्रदेश की जनगणना हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमारी यूनिट 4 उसके बाद क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको बताना है कि हमें कौन सी यूनिट चालू करना है, उसका भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।